तो उत्तर पहली बात कि अगर आपको फर्स्ट केस 1, अगर आपको किसी भी तरह की शेप्ड बॉडी है, किसी भी तरह की बॉडी का शेप दिया हुआ है और चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा आउटसाइड द सरफेस, तो उसकी वजह से चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, नेगेटिव रखो, चाहे नेगेटिव है चाहे चार्ज पॉजिटिव होगा, तो इनसाइड that body the electric field is zero. Electric field inside the uniformly charged body is, बोल दो यार, is zero. Why sir? Because चार्ज अंदर है ही नहीं, चार्ज बाहर है, तो जहां चार्ज ही नहीं है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कैसे होगी? सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी रिटन एज जीरो। सर जी जीरो, सर जी जीरो। यही कंसेप्ट आपका कूलम्स लॉ में था कि अंदर फोर्स जीरो, अंदर फोर्स जीरो, अगर चार्ज सारे के सारा बॉडी में बाहर डिस्ट्रीब्यूटेड है। केस टू लें अगर हम, पॉलीगन शेप के वजह से अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी हो, अब हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर ले लेते हैं। बन गया स्क्वायर, बन गया। साइड ए है, ए ले लो, आर ले लो, पुत्र जो मर्जी ले लो, हमने तो कंसेप्ट समझना है ना। अब लेट सपोज कर लीजिए यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज है। अब ये नहीं कहना कि सर यहाँ छोटा क्यों लिख लिया, वैसे ले लिया। अब ये टेस्ट चार्ज नहीं, अब ये सोर्स चार्ज, ठीक है। यहाँ पर भी प्लस क्यू नहीं, यहाँ पे एक माइनस क्यू रख लो, या यहाँ रखो यार, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, और यहाँ पे भी एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। ए बी सी डी। नाउ अगर आपको कहा जाए फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट डी और अ चार्ज विच इज प्लेस्ड एट पॉइंट डी, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे पुत्र, पहले एक एक चार्ज की वजह से, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन अ गिवन चार्ज ड्यू टू ऑल द चार्जेस, due to all the charges. So electric field intensity on zero charge is equal to 0, due to 1 0, due to 2 0, due to 3, जितने भी होंगे सबको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रही होगी वो डिस्टर्ब नहीं होगी, वो डिस्टर्ब नहीं होगी। हाँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, वो अलग बात है, ठीक है। तो सपोज ये हमारा चार्ज है पुत्र, इसके ऊपर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सपोज E1, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर को लगेगी, नेगेटिव चार्ज है E2, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पुत्र E3। कोई नाराजगी किसी को? चलो फिर, अच्छा E1 इज इक्वल टू E3 होगा पुत्र, न्यूमेरिकल वैल्यू। क्यों? ये भी पॉइंट ए पे, एक डिस्टेंस पे है, ये भी डिस्टेंस ए पे है, ठीक है। E2 सेम नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सर उसका डिस्टेंस BD है, और BD जो है वो एक तरह से डायगोनल हो गया यहाँ पे, और उसका फॉर्मूला अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करोगे तो a√2 आ जाएगा ना, a² + a² √, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसको मैं लिख लूं सर k इंटू स्मॉल क्यू डिवाइड, यानी कि q² डिवाइडेड बाय a², ठीक है पुत्र, कोई नाराजगी तो नहीं, ठीक है। अब आपके पास एक तरह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये लग रही है, एक E3 ये लग रही है, और एक E2 ये लग रही है, ठीक है। और आपने देखा कि E2 की वैल्यू एग्जैक्टली सेम नहीं है एज दैट ऑफ E1 एंड E3। यू कैन सी E2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन BD का स्क्वायर। BD क्या है? B√2, सो इट विल बी K Q² अपॉन 2a² आया, तो डिफरेंट आएगी वैल्यू पुत्र, ठीक है, कोई बात नहीं, लिखा रहना। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 मिनट के लिए भूल जाइए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो डिफरेंट है वो हमारे पास अभी है। आप इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज की वजह से जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो निकाल दो। वो कैसे निकालोगे? वेक्टर सम के हिसाब से। तो भैया अगर वेक्टर A और वेक्टर B है, दे आर प्लेस्ड एट 90 डिग्री, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी A' लिख देता हूं पुत्र, सॉरी E', तो वो आएगा, तो वो कितना आएगा पुत्र? E' इज इक्वल टू E1² प्लस E2², सॉरी प्लस ट्वाइस ऑफ E1 E2 इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा कितना है इनमें? 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू, तो यानी कि ये टर्म इससे मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगी। तो ये क्या बनेगा? E1² प्लस E2², E1 और सॉरी E3 लिखना है,
सॉरी क्योंकि हमने E3 लिया ना पुत्र, तो E1 और E3 की वैल्यू सेम है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2E1 स्क्वायर अंडर द रूट, क्या मैं इसको E1 अंडर रूट 2 लिख सकता हूँ, तो क्या मैं इसको KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर अंडर रूट 2 लिख सकता हूँ पुत्र यहाँ से? ठीक है जी। अब यानी कि आप भूल जाइए ये और ये, क्योंकि इन दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये है, तो अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज रह गई, एक ये और ये की, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, कैंसिल करते हैं? नहीं, वैल्यू सेम थोड़ी है, कैंसिल नहीं होंगी, तो क्या करें सर, वेक्टर सम निकाल लो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सपोज E डबल डैश कर देते हैं, तो वो क्या होगा पुत्र, एक उधर एक इधर, ठीक है। तो क्या करें अब, वेक्टर सम लगाओ, तो एक अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव करोगे ना, E2 माइनस E1 कर दो, ये वैल्यू ज्यादा दिख रही है इससे, तो ये आगे रख लो। सो E डैश स्क्वायर माइनस E2 स्क्वायर। अगर सपोज नहीं पता लग रहा तो आप फॉर्मूला लगा लीजिए, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो आपको नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे सर, या तो E2 माइनस E1 होगा या E डैश माइनस E2 होगा, कौन ज्यादा आएगा, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी। लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, हमें तो न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए E2 स्क्वायर प्लस E डैश स्क्वायर प्लस 2E2 इंटू E डैश इंटू कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू आ जाएगा आंसर उस हिसाब से। अभी निकालते हैं, देखो E डबल डैश इज इक्वल टू E डैश स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ये तो वेक्टर फॉर्म में, इसको वेक्टर फॉर्म में लगाओ, प्लस 2E डैश इंटू E2 इंटू कॉस 180 अंडर द, ये समझ आ गया पुत्र, इसको यहां ले चलें। सो यू कैन से E डबल डैश या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू, अब पुत्र यहाँ पे जो जो वैल्यूज है वो लिख दो, जो जो वैल्यूज है लिख दो, तो इट विल बी E डैश की वैल्यू क्या होगी, E डैश स्क्वायर, ये रहा, लिखो सपोज KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ये तो E है, तो इसको मैं E अंडर रूट 2 लिख दूं, KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर तो E होता है ना, जिसको आपने लिया था, ठीक है जी। तो E डैश है E अंडर रूट 2 प्लस E2 कितना है, KQ अपॉन 2, यानी कि 1/2 इंटू E का स्क्वायर माइनस 2, इसको सॉल्व करो, -2 तो लंबा चला गया है ना, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ, अब उत्तर E डैश की वैल्यू E अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 1/2 इंटू E विद नेगेटिव साइन, सही है गलत है जी, 2 से 2 कट गया, ठीक है उत्तर। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकालें, अंडर रूट 2 E स्क्वायर प्लस 1/4 E स्क्वायर माइनस रूट 2 E स्क्वायर इंटू ई, तो ये आ जाएगा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम लीजिए, देन यू आर एबल टू फाइंड आउट, इसके आगे आप सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद आप सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा मैथमेटिकल कंसेप्ट रह गया, उम्मीद है आप कर लोगे। अब आपको इस थर्ड केस के अंदर कैलकुलेट करना होगा कि कहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी, यानी कि आपका पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। सेम कंसेप्ट है, लेट सपोज यहां पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा Q1, यहां पे एक चार्ज रखा प्लस Q2, ठीक है पुत्र, और हम एज्यूम करते हैं Q1 और Q2 की वैल्यू अगर सेम रख लें, Q1 और Q2 की वैल्यू अगर सेम रख लें, तो Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q, तो लेट सपोज आपने थर्ड चार्ज Q3 कहां रखें, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस, वो बाहर या अंदर हो सकता है, कहां रखें ताकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो जैसा आपको बताया गया था कि अगर, ध्यान से सुनिए, अगर दोनों चार्जेस का नेचर सेम होगा, दोनों चार्जेस का नेचर सेम होगा, लिख दूं, अगर चार्ज का नेचर सेम होगा तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां होगा पुत्र, इन बिटवीन टू चार्जेस और नियर टू स्मॉल चार्ज, ठीक है पुत्र। अब लेट सपोज हम इनके बीच में रखेंगे, कहीं पे भी यहां रख दो, यहां, ठीक है। आप कैलकुलेट करो, सपोज टोटल लेंथ L है, आप यहां से डिस्टेंस x लेते हो, ये डिस्टेंस L माइनस एक्स हो गया, ठीक है पुत्र।
इसका रीजन क्या है, ये है क्योंकि अगर मैं इस चार्ज को Q3 चार्ज को बीच में रखता हूं तो Q1 की चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सपोज इधर को होगी, Q2 की वजह से इधर से होगी। तो यहां पे पॉसिबिलिटी हो सकती है कहीं पे Q2 की वजह से कि कहीं पे ये दोनों इक्वल और ऑपोजिट हो जाए तो नेट रिजल्टेंट जीरो हो जाए, नेट रिजल्टेंट जीरो हो जाए। सर अगर मैं बाहर रख लेता, सपोज यहां रखता इसको Q3 को, तो भैया इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर E1 सॉरी, और इसकी वजह से भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही इधर को आनी थी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐड अप हो जाती, तो वो फिर जीरो नहीं हो पाती। इसलिए ये क्लियर हो गया कि भैया अगर चार्ज का नेचर सेम होगा, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव इलेक्ट्रिक, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट इन बिटवीन टू चार्जेस होगा एंड नियर टू द स्मॉलर चार्ज होगा, नियर टू द स्मॉलर चार्ज होगा। ठीक है, यहाँ पे सेम नेचर है तो वैसे ये सेंटर पे होना चाहिए, आपको कंसेप्ट आना चाहिए। ठीक है, बट फिर भी हम कैलकुलेट कर देते हैं 2 मिनट के लिए। सपोज E1 की वैल्यू कितनी होगी सर, K बोलो KQ1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है पुत्र, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 कितना होगा जी, KQ2 अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है पुत्र, अच्छा जी, अब Q1 और Q2 आपने सेम रखा है और यहाँ पे एट पॉइंट O लेट सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए, E1 इक्वल टू E2 होनी चाहिए पुत्र। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, हम डायरेक्शन की बात ऊपर समझ चुके हैं। तो लिखो फिर KQ अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू KQ अपॉन L माइनस एक्स का, KQ कट गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू L माइनस एक्स का होल स्क्वायर आएगा जी, अंडर रूट कीजिए, एक्स स्क्वायर इजिकल टू L माइनस एक्स, सॉरी L इजिकल एक्स इजिकल टू L माइनस एक्स, इधर आ जाएगा पुत्र। तो x की वैल्यू आएगी L/2, ये अभी मैंने पॉइंट आपको बताया है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसका शॉर्टकट फॉर्मूला सेम है जो हमने वहां स्टडी किया था कूलम्स लॉ में, x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Q1 अपॉन अंडर रूट ऑफ Q2 प्लस अंडर रूट ऑफ Q1 इंटू L प्रोवाइडेड Q2 की वैल्यू बराबर हो या बड़ी हो, छोटे ना हो Q2। ठीक है, सारा याद आ गया तुम्हें, वेरी गुड। अब हम यहाँ पे डिफरेंट नेचर वाले समझ लेते हैं। सपोज ये Q प्लस है, ये माइनस, सेम ऑपोजिट नेचर होगी ना पुत्र, तो वैल्यू हम इसको सपोज क्या करें 2Q रख लो, नहीं 2Q में फिर अंडर रूट लेने में दिक्कत आएगी, 4Q रखो, 9Q रखो। ठीक है, नहीं तो 1.732 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, छोड़ दो, अभी समझना ही तो है। तो सर जी क्या करें, अब कहाँ रखें, अब सर बीच में रखें, बाहर रखें, कहाँ रखें, पता नहीं सर। इसके लिए भी कंसेप्ट याद कर लीजिए, रीजन अभी बता दूंगा कि अगर नेचर ऑफ चार्जेस नेचर डिफरेंट हो तो चार्ज यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट आउटसाइड होगा और नियर टू स्मॉलर चार्ज। कैसे सर, करके दिखाओ। बिल्कुल, अभी 2 मिनट में करके दिखाएंगे। ये देखिए, लेट्स सपोज अगर मैं बीच में रखता, ये इसको अपनी तरफ खींचता, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगती नेगेटिव किसी तरफ और इसकी वजह से भी इधर, तो भैया ये कंसेप्ट गलत हो गया। यहाँ रखूंगा तो ये इधर, इसकी भी इधर, ये एक पॉसिबिलिटी है। अगर मैं सर इधर रख दूं तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर को, इसकी वजह से उल्टा कर दिया, ऑपोजिट डायरेक्शन बनाना है, ये पॉसिबिलिटी है ना। ठीक है, इसकी वजह से अंदर से, इसकी वजह से बाहर को, तो कहाँ रखूं, इधर रखूं या इधर रखूं, तो सर इधर रखो। क्यों, क्योंकि इस छोटू चार्ज ने इस बड़े सारे 4 टाइम्स ऑफ चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगनी है उसको कैंसिल आउट करना है। तो कैंसिल आउट तभी होगा भैया जब उसके पास रखोगे बेचारे को। तो हम रखेंगे कहाँ, इधर, नियर द स्मॉलर चार्ज। अच्छा, तो क्या करूं, सपोज इसकी वजह से यहाँ पे E1 ले लो, इस भाई साहब की वजह से E2 ले लो, और सेम होना चाहिए। E1 का फॉर्मूला KQ अपॉन, यहाँ से लिया ही नहीं हमने, ये टोटल लेंथ L ले लो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x ले लो। ठीक है पुत्र, KQ अपॉन एक्स स्क्वायर, और E2 क्या आएगा जी, K4Q। सर साइन लूँ, नहीं, साइन तब लेना अगर वेक्टर टर्म में लेना है। यहाँ पे हम न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, K इंटू न्यूमेरिकल वैल्यू 4Q अपॉन, बोल दो यार, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक तो है। अब एज पर द रिक्वायरमेंट ये दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है पुत्र, सॉल्व कर दो। KQ अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू K इंटू 4 इंटू Q अपॉन L प्लस एक्स का होल स्क्वायर।
जो जो कटता है काट दो, तो क्या बच गया 1/x² इक्वल टू 4/l+x का होल स्क्वायर। ठीक है पुत्र, इसको अंडर रूट कर दो पहले। सो 1/x इजिकल टू 2/l+x विद प्लस माइनस साइन, विद प्लस माइनस साइंस। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x इजिकल टू l+x। सो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे l, यानी कि यहां से यहां तक ये डिस्टेंस भी l ही होगा इस केस में। बाकी केसेस में वेरी करेगा अलग अलग। ठीक है पुत्र, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक समझने में?